चला लीजिए सारा, चल रहा है ना। आप थोड़ा और आगे आ जाइए, इसको सीधा कर दो थोड़ा, बस वह नींद आती है नहीं। आप एकदम पीछे बैठे हैं इसी के पास, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पिछले क्लास में पढ़ाया था, कुछ पूछ लेते हैं उससे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिना कॉपी देखे बताइए 2-4 प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा मैं एक नियम बनाया हूँ कि भाई जो पिछले क्लास में पढ़ाएंगे वो पूछेंगे। आप पिछले क्लास में थे नहीं, ये आप टेंशन ना लेंगे, आप सुनेंगे केवल। जो पिछले क्लास में था अभी नहीं थे, आपकी भी पहली क्लास है आज, इनकी भी पहली क्लास है। आप पहले आए थे पिछली क्लास में, थे तब तो पूछेंगे आपसे। आप नहीं थे, आप पिछले क्लास में थे नहीं थे, बाकी लोग तो थे, पहचान रहे हैं। ऐसे ही पूछेंगे, मतलब बहुत टफ सवाल नहीं पूछेंगे। चलिए बताइए, अराकान योमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार। देखिए पूछेंगे हम, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। म्यांमार, ठीक बताया आप। चलिए बताइए, तिब्बत के पठार, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत किसके बीच में है, किस पर्वत के बीच में है? बताइए, बैठ के बताइए, खड़े होकर नहीं बताना है, आप बैठ के बताइए। कुनलुन और काराकोरम के बीच। और पूछा जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं आप। हाँ हाँ, पोतवार का पठार कहाँ है? किस पोतवार का पठार, प्लेट्यू ऑफ पोतवार किस पहाड़ के बीच में है, ये बताइए आप। और आप बताइएगा किस देश में है, किस कंट्री में। ये सब पढ़ा दिए। वाह, अकेले आप पढ़ के आए हैं क्या? बाकी लोग नहीं पढ़े हैं? चलिए अच्छा है, पढ़ाई करके आए आप, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मेहनत करना है ना। और जो भी पढ़ा रहे हैं, भले ही अल्टरनेट में हो रहा है, 30 के बाद तो रेगुलर हो ही जाएगा, लेकिन जो भी अल्टरनेट में हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। जो भी विषय हो रहा है आपको विश्वास होगा इसका, इसका विश्वास है ना, जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। तो बेहतर जब हो रहा है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ा जाए? क्यों? हर दिन आप लोग पढ़ के आइएगा, क्योंकि देखिए आपको एक बात बहुत अच्छा बताता हूँ कि अगर आप जमा कर देंगे ना पूरी कॉपी की, एक बार पढ़ लेंगे पूरा, तब फिर आराम से पढ़ेंगे, ये कभी नहीं होता, ये और बोझ हो जाता है। अब मैं तो देखा हूँ, मेरा रहा है ये एक्सपीरियंस, पता नहीं आप लोग का एक्सपीरियंस होगा इसका उल्टा, पर हमारा तो यही रहा एक्सपीरियंस जो अपना हम पढ़ाई किए हैं कि भाई जो चीज़ जमा किया आज तक वो कभी नहीं हुआ। जब हम +2 में पढ़ते थे तो मेरा PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ था विषय, तो मैथ और फिजिक्स बनाने में बहुत मन लगता था, क्योंकि मैथ वाला थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा था मेरा, तो मैथ और फिजिक्स अच्छा बनाने में मज़ा आता था। और केमिस्ट्री में थोड़ा रटना होता था, वो एक सम इक्वेशन वगैरह, केमिकल इक्वेशन कुछ याद रखना पड़ता था, और जो मास्टर थे वो रटवाते थे, ये सब इक्वेशन रट जाओ। मारते भी थे वो, +2 की बात बता रहा हूँ, पीटते भी थे, गेट पे ही पूछ लेते थे और दम भर छड़ी से पीटते थे। 10th तक की बात नहीं, +2 में भी पिटाया आदमी। फिर भी सोचे कि यार पिटा लेते हैं, लेकिन करेंगे तो बाद में, एक बार आराम से फिजिक्स मैथ ठीक कर लेते हैं। लेकिन कॉपी कभी आज तक नहीं उल्टाया, अंतिम में कबाड़ वाला है उसको कॉपी को भेज दिए। कहने का मतलब यह है कि जमा चीज़ नहीं हो पाता। आप थोड़ा सा रात में सोने से पहले तक में जो आज पढ़ाया गया उसको आज के आज, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया, साइंस में पढ़ाया गया, या आगे हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन आप उस कॉपी को कम से कम उस कॉपी को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अपने ज़्यादा से ज़्यादा कि उस जो चैप्टर हमने पढ़ाया उसी चैप्टर को कोई ऑथेंटिक बुक से, ऑथेंटिक बुक मतलब जो टेक्स्ट बुक है, गाइड नहीं, लूसेंट क्राउन और ये सब नहीं। ऑथेंटिक बुक का मतलब
चतुर्भुज मामोरिया का भारत का भूगोल है, खुल्लर का भूगोल है, प्रोफेसर माजिद हुसैन का भूगोल है। ये सब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा लिखी गई कोई किताब, जैसे हम भारत का भूगोल शुरू किए हैं तो भारत का भूगोल आप खरीद लीजिए, किसी एक राइटर का, सबका ठीक होता है, कोई खराब नहीं होता। सबसे बढ़िया किताब कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ज़्यादातर लोग खुल्लर का किताब पढ़ते हैं, डी खुल्लर, हमारे तो गुरु रहे हैं माजिद हुसैन, तो उनकी किताब आप पढ़ सकते हैं, अब उनकी भी अच्छी किताबें हैं। आर.सी. तिवारी की किताब अच्छा आता है। ये सब भारत के भूगोल में किताब बता रहा हूँ, इतनी किताबें, चतुर्भुज मामोरिया, खुल्लर, माजिद हुसैन, इसके बाद रमेश सिंह, सुरेश प्रसाद बंसल, आर.सी. तिवारी, कई सारे लोग हैं जिन्होंने भारत के भूगोल लिखा है, तो उसमें आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे मेरा रिकमेंडेशन है या तो प्रोफेसर माजिद हुसैन का ले लीजिए भारत का भूगोल, या फिर ले लीजिए डी खुल्लर या डी खुल्लर हैं, उनकी किताब आप ले लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों किताब नहीं लेना है, और उसको पढ़िए। मैंने क्लास की कॉपी को पहले करना है, पहले प्रायोरिटी किसको देना है, क्लास की कॉपी को। कॉपी पढ़ लें तो फिर उसी चैप्टर को जाके बुक में पढ़ेंगे हम, और जब बुक भी पढ़ लें तो उसी चैप्टर का MCQ लगाएंगे हम। MCQ जो अभी तक प्रश्न आए हैं यूपीएससी में और बीपीएससी में, दोनों, यूपीएससी बीपीएससी, बगल का स्टेट है यूपी PCS, बगल का झारखंड, जितना उस चैप्टर से सवाल आया है सभी स्टेट PCS में, उसको भी लगाएंगे। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी बीपीएससी में आज तक इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी तुरंत लिख लेंगे। ये काम एक दिन में होना चाहिए, अगले दिन आने से पहले पर ही बहुत बड़ा काम बता दिए हम। अभी तत्काल इतना बड़ा लोड मत ले लीजिएगा जाके घर, ये बड़ा लोड हो गया नहीं। क्लास की कॉपी पढ़ो, फिर उसी चैप्टर का किताब पढ़ो, फिर MCQ सारा स्टेट का खोज खोज के लगाओ, और प्लस मेंस का आंसर लो। अब वो कहाँ से आएगा, तो वो आएगा आपको घटना चक्र का आता है, ज्योग्राफी का अलग वॉल्यूम, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग। सबसे बड़ी खास बात है कि घटना चक्र अंग्रेजी हिंदी दोनों में आता है, तो घटना चक्र आप MCQ के लिए ले लीजिए। अब घटना चक्र की एक विशेषता है, कुछ चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जैसे हम भारत के पर्वत पढ़ा रहे हैं तो पर्वत से जितना क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी में आया है आज तक, यूपी PCS JPSC, वो सब एक ही जगह पे दे दिया है, तो ये चैप्टर वाइज करने में आसानी होगी। तो भूगोल का आप ले लीजिए घटना चक्र, और आप प्रीवियस पेपर मेंस का ले लीजिए, बिहार में BPSC में जो पूछा है और UPSC में जो पूछा है, ये सभी स्टेट का मत लीजिए, खाली UPSC BPSC ले लीजिए। जितना प्रश्न आया है उसको क्या कर लेना है, लिख भी देना है आंसर। ये सब काम दिन भर में हो जाना चाहिए, जितना विषय आप पढ़ते हैं। ये करने के बाद ही माना जाता है कि आप सिविल सर्विसेज के क्या हैं, विद्यार्थी हैं, वरना आप सिविल सर्विसेज के नाम पे क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। उसको बोलते हैं सिविल जीवी, नहीं बुद्धिजीवी होते हैं कई सारे लोग होते हैं, नहीं सिविल के दम पर जीना। बार लेके आए हैं आप, ठीक है, बता देंगे जाते समय, ठीक है। तो समझ में आया बात, ये सब करना है, अब कोई भारी बात नहीं है। अभी जितना बात मैं बोला उतना बात करने की जरूरत भी नहीं है। शुरुआत कीजिए, कम से कम कॉपी जो टीचर जो लिखवा रहे हैं उसको हम अभी तत्काल करते चलें। जैसे अभी पढ़ने की आदत आपकी नहीं होगी, कभी कभी मैं पढ़ाने की मुझे आदत हो गई है, अगर अभी कोई कह दे कि बैठ के 4 घंटा पढ़िए आप, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। रियल बात है, जो सच है वो सच है। पढ़ाने के लिए कहिए 12 घंटा पढ़ाइए, आराम से, एकदम आराम से, खुशी खुशी, कोई थकावट नहीं। बैठ के कहा जब पढ़िए 4-5 घंटा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये आदत होती है किसी भी चीज़ की। तो अभी तत्काल आप कुछ मत कीजिए, आपसे विनती है कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी कॉपी कम से कम कंप्लीट कीजिए अगले 10 दिन तक। 10 दिन के बाद से धीरे धीरे उस चैप्टर का MCQ वाला काम शुरू करना शुरू कीजिए। 10 दिन के बाद से फिर धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाइए। अभी पढ़िए दिन में दिन रात मिला के 6 घंटा, फिर धीरे धीरे 10 दिन तक 6 घंटा, फिर 15 दिन, 10 दिन से लेकर 15-20 दिन तक पढ़िए 7 घंटा, फिर ऐसे करके महीना तक जाते जाते उसको रूटीन बनाइए 8 घंटा, 1.5-2 महीना जाते जाते बना लीजिए 10 घंटा। मतलब एक दिन में 10 घंटा पढ़ने की कोशिश अभी नहीं करना है, अभी 6 घंटा शुरू करना है। धीरे धीरे उस डोज को बढ़ाना है। और घंटा में क्यों पढ़ाई को बांधना है, आप टारगेट ले लीजिए कि हम ये टारगेट पूरा करेंगे कल। वो टारगेट जितना देर में पूरा हो जाए, टारगेट पूरा हो जाए, 3 घंटा में पूरा हो जाए, 3 घंटा में छोड़ देंगे पढ़ाई।
एक टारगेट रात में सोते समय लिखिए कि हमको कल ये चीज़ कंप्लीट कर लेना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो, हमको इतना पढ़ जाना है। लक्ष्मीकांत किताब है पॉलिटी का, आप तो बना लीजिए कि हमको आज संविधान निर्माण जैसे जैसे भारत में हुआ उसकी प्रक्रिया पूरी पढ़नी है, संविधान सभा क्या है, तो आज ये चैप्टर हमको रट जाना है। इस चैप्टर में कहीं से कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। कल हम कोई काम करना है, रात में सोते समय लिख लिए डायरी में, अगले दिन कोशिश करेंगे पूरा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को रट जाएंगे। संविधान सभा कब बना, किसके अकॉर्डिंग बना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, कौन उसके संवैधानिक सलाहकार थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई, कितने मेंबर थे, मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान चली गई तब कितने मेंबर रह गए, टोटल कितनी जनसंख्या पर कितने लोग चुने गए। इस टाइप मतलब कहने का मतलब है कि जो चैप्टर टारगेट लेंगे उसको 3 बार 4 बार पूरे दिन में पढ़ जाएंगे, ताकि उसमें से कोई कहीं से पूछेगा हम बता देंगे। लक्ष्मीकांत एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ लेंगे तो पॉलिटी के टीचर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं इतना बढ़िया से लिखा हुआ है, इतना शानदार भाषा में, इतना सरल भाषा में लिखा है, यदि आप उसको पढ़ते हैं ईमानदारी से खुद से 2-3 बार तो फिर टीचर पॉलिटी की जरूरत आपको ना पड़ेगा, अपने आप पॉलिटी का मास्टर बन जाएंगे, मास्टर पढ़ा देंगे किसी को, इतना बढ़िया है। तो लक्ष्मीकांत आप ले लीजिए और लेकर उससे क्या करिए, डेली एक चैप्टर होमवर्क लीजिए। अभी से हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी साइंस वाले सर साइंस पढ़ा रहे हैं, इस कॉपी को पढ़ने के अलावा साइड से आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, क्योंकि विषय में परिवर्तन ही विश्राम है। जब आप एक विषय पढ़ते हैं 3 घंटे तो आपका दिमाग थक जाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, या तो गाना सुनते हैं या 1 घंटा ब्रेक लेते हैं। उससे अच्छा है कि विषय बदल दें, विषय में परिवर्तन ही विश्राम है। मैंने विषय परिवर्तन होते ही माइंड फ्रेश हो जाता है। ये हम बचपन में थे तो हमारी मदर हमको पढ़ाती थी तो कहती थी कि हम खेलने के लिए भागने लगते थे, बच्चे लोग एकदम आके एकदम दरवाजे पर। हमारी मम्मी टीचर थी, गांव के स्कूल में ही टीचर थी, हाई स्कूल में, तो सारे बच्चे डरते थे, सीधे सीधे आकर बोल नहीं सकते थे कि चलो खेलने चलते हैं, डर के मारे। और थोड़ा स्ट्रिक्ट थी वो गांव में पूरे, जहाँ सारे बच्चे निकल जाती थी तो जितने बच्चे खेल रहे थे सब छिप जाते थे डर के मारे। तो हमको बैठ के पढ़ा रही होती थी, हम कभी बोलते भी जाना है खेलने तो बोलती थी कि विषय में परिवर्तन ही विश्राम है। अब हम सोचे कि हमारे लिए विश्राम तो खेल है, क्या बोले तो पिटाते। तो इस हम आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, विषय में परिवर्तन ही विश्राम है। बदला नहीं ले रहे हैं, वैसे सोचिएगा उस समय का आपके साथ हुआ था, हम लोग से बदला ले रहे हैं। ठीक है, तो पढ़िए, मन लगा कि हम लोग आज थोड़ा सा आप लोग को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कोई दिक्कत, पिछले क्लास वाला हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन समझ में आपको आएगा पूरा, ध्यान से समझिएगा। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, जो लोग नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और आप भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, उस दिन वाला चित्र हम बना देते हैं खाली थोड़ा सा, फिर हम लोग दिन का चित्र केवल बना देते हैं। तो पहचान रहे हैं आप, भारत है आजकल, इंडिया भारत को लेकर बड़ी चर्चा है। इंडिया बोले कि भारत बोले, इसमें कोई मैटर ही नहीं है। ये कोई मैटर है कि इंडिया बोले कि भारत बोले? ये मैटर ही नहीं है। देशभक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। नहीं, हम जहाँ नौकरी करेंगे हमको घूस नहीं लेना है। अगर हम अधिकारी बन गए तो हम किसी कीमत पर घूस या भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश की सेवा हम ईमानदारी से करेंगे। हम तिरंगा से, अपने देश से प्रेम करते हैं। इंडिया बोले, भारत बोले, हिंदुस्तान बोले, क्या फर्क पड़ता है? आप देश में रोजगार की व्यवस्था करिए साहब। इतना जो समय बर्बाद करें इंडिया भारत पर, देश में कैसे रोजगार मिलेगा इस पर चर्चा कीजिए। देश के जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगा उस पर विचार कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस देश के पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन, बेरोजगारी की समस्या, रीजन पॉपुलेशन, गरीबी की समस्या, रीजन पॉपुलेशन, कुपोषण की समस्या, लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, बच्चे को अच्छे से पौष्टिक आहार या बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है, जनसंख्या, सभी प्रॉब्लम का जड़ जनसंख्या है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा, इस पर विचार करना चाहिए। गरीबी रेखा के ऊपर कितने लोग हैं, कितने नीचे हैं, और नीचे हैं तो कौन कौन लोग क्यों नीचे हैं, उसका कारण पता करके उसका निदान करना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए। तो बहस कर रहे हैं झूठ मूठ का, इंडिया बोले कि भारत बोले। अब क्या कहा जाए, इंडिया की जनता भी उतनी ही मूर्ख है, खूब इंटरेस्ट ले रही है, खूब इंटरेस्ट। खाली पेट उस पर इंटरेस्ट नहीं है, पेट खाली होगा वोट मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि यही बोलते हैं भारत माता की जय। अजीब हालत है भाई, खाली पेट में कैसे निकलेगा भारत माता की जय? एक लाइन था ना भाई, एक लाइन है, आप शायद इस लाइन को पसंद ना कभी करें। एक लाइन है, गोली मारी गई 3 लोगों को,
3 आदमी थे लाइन से खड़े, तीनों को गोली मारी गई, एक साथ मारी गई, एक ही समय में 3 आदमी खड़े होकर 3 आदमी गोली मार दिए। अब तीनों मर गए, पर मरते समय एक ने चिल्लाया, मैंने अपने गॉड का नाम लिया, राम, अल्लाह, यीशु, जो भी नाम लिया। मरते समय एक ने भगवान का नाम लिया, दूसरे ने मरते समय नाम लिया माओवाद, नक्सलवाद, समाजवाद, जो भी नाम लिया, अपने विचारधारा का नाम लिया। और एक मरते समय नाम लिया आलू। हाँ, आलू बोला मरते समय। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी कि ऊपर के दोनों के पेट भरे हुए थे और नीचे वाले के पेट खाली था। तो खाली पेट में न तो राम निकलता, न तो अल्लाह निकल, और नहीं समाजवाद, न माओवाद। खाली पेट में आलू और चावले निकलता है। गुरु, जो लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं ना, उनको 20 दिन तक या 25 दिन तक भूखे छोड़ दीजिए, और उसके बाद पूछिए, बोलो राम, बोलेगा आलू, बोलो अल्लाह, बोलेगा वो रोटी। सच पूछिए तो पेट भरा है ना, तो खूब मंदिर मस्जिद चल रहा है। पहले रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, तब मस्जिद और मंदिर और चर्च की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा। घर चलता है, जिस दिन पैसे कम पड़ जाते हैं, अब बेटी का शादी करना होता है, बेटे को पढ़ाना होता है, उस दिन उस बाप से पूछिए तुम्हारा धर्म क्या है, आपको 2-3 थप्पड़ मार देगा वो। अभी दिक्कत पैसों की, घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, पैसे नहीं है, कैसे इनको चाय पिलाएं, उससे पूछ, गरीब से पूछिए कि तुम बोलो मंदिर चलोगे, मारेगा खींच के 1 थप्पड़। चलोगे मस्जिद, 1 थप्पड़ मारेगा। कहने का मतलब कि सब कुछ तब है जब देश में अमन है, चैन है, रोजगार है, गरीबी दूर है, पेट में रोटी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, तभी देश में धर्म है। इस बात को स्वीकारते हैं कि नहीं? पर इस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं कब इस देश सुधरेगा तभी। और कम से कम आप लोग एक ईमानदार अधिकारी बनिएगा, पढ़िएगा तो, है ना। चलिए, बाकी सिचुएशनल देख लीजिएगा क्या करना है। हम तो कुछ, हमारे कहने से देश बदल जाता। तो बड़े बड़े उपदेशक हैं जी देश में, कहाँ देश बदल रहा है? करप्शन में हमारा रैंक सबसे नीचे आता है। चलिए कोई बात नहीं, इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आपकी क्लास। देखो गुरु, यहाँ पर हमने बताया था, अभी थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, इन लोगों को पढ़ा चुके हैं। इसको बोलते हैं पामीर गांठ, सुने होंगे आप लोग, पामीर गांठ, पामीर गांठ या पामीर की पठार, सुना होगा आपने। इसे विश्व की छत कहते हैं। पामीर गांठ को क्या बोलते हैं? विश्व की छत। कई बार पूछा जा चुका है। पामीर गांठ को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व की छत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ पामीर, प्लेट्यू ऑफ पामीर, विश्व की छत। क्या बोलते हैं इसको? विश्व की छत। पामीर गांठ कल बताया था मैंने, सिर्फ उनके लिए लिख रहा हूं जो लोग आज आए हैं। यहाँ से एक पहाड़ ऊपर आया, एक पहाड़ और आया, एक पहाड़ यहाँ आया। इसका नाम है तिएन सिएन, लिखवा चुका हूँ, तिएन सिएन। इसका नाम है कुनलुन, इसका नाम है कुनलुन पर्वत, इसका नाम है काराकोरम, काराकोरम, इसका नाम है काराकोरम। कुनलुन, तिएन सिएन और काराकोरम। और यहाँ से भी एक ये दोनों पहाड़ चीन में है। तिएन सिएन भी कहाँ है? चाइना में। और कुनलुन भी कहाँ है? चाइना में। और काराकोरम ये भारत में भी है, तिब्बत में भी है और चाइना में भी है। आई का मतलब इंडिया, और ती का मतलब तिब्बत, और सी का मतलब चाइना। क्लियर है ना? इसके बीच में एक पठार है, तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। यही क्वेश्चन तो अभी मैंने पूछा था, यही ना पूछा था जी। अरे आप लोगों से कौन सा सवाल पूछा था कि तिब्बत के पठार किस पहाड़ के बीच में है? क्या बोलेंगे? कुनलुन और तिएन सिएन के बीच, कुनलुन और काराकोरम के बीच में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। और ऐसा कोई पठार जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंतर पर्वतीय पठार। ऐसा कोई पठार जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो तिब्बत के पठार किसका एग्जाम्पल हो गया? बोलो पीछे, बोलना भी एकदम पीछे बैठे हो तो थोड़ा लाउड आवाज में बोलना। तिब्बत के पठार किसका आवाज है? किसका, सॉरी, किसका एग्जाम्पल है? अंतर पर्वतीय पठार। क्लियर है? अब देखिए एक, अच्छा यहाँ पर तिब्बत के पठार का कुछ हिस्सा इंडिया में भी है, आपको दिखाई दे रहा है। तिब्बत के पठार का कुछ भाग भारत के लद्दाख में है, इसे बोलते हैं लद्दाख का पठार। क्या बोलते हैं इसको? लद्दाख, लद्दाख का पठार। और देखो विद्यार्थी जी, यहाँ से एक पहाड़ आया, हिंदू कुश,
यहाँ से एक पहाड़ आया जिसका नाम है हिंदू कुश, जो कि अफगानिस्तान में है, और यह है सुलेमान किरथर। आधे को क्या बोलते हैं इसमें? आधे को बोलते हैं सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत, और सुलेमान पर्वत है विद्यार्थी जी पाकिस्तान में, और किरथर पर्वत, भाई इसी पर्वत को आधे पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? सुलेमान पर्वत, और आधे पाकिस्तान में बोलते हैं किरथर पर्वत। पीएके का मतलब पाकिस्तान, और हिंदू कुश कहाँ है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं? विजेताओं का कब्रगाह। विजेताओं का नहीं बोलते हैं, कब्रगाह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, बहुत कम लोग हैं जो अफगानिस्तान को जीत पाए हैं। अफगानिस्तान में जो भी गया अफगानिस्तान को जीतने के लिए, वो सब वहाँ पर बाहर उनको वापस आना पड़ा। प्राचीन काल में अफगानिस्तान को लोगों ने जीता। चंद्रगुप्त मौर्य खुद पहले तो यूनानी लोग अफगानिस्तान पर कब्जा किए, और फिर इधर से चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान को कब्जे में लिया। ये लोग जीत पाए थे। इसके अलावा पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बाद मोहम्मद गजनवी का, गौरी का। इन लोगों ने भी अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन हालांकि गजनवी और गोरी ये तो अफगानिस्तान का था ही, ये लोग कहीं और से आए नहीं थे, ये लोग अफगानिस्तान के थे। पर कासिम जो था ईरान का था, तो कासिम उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन आधुनिक काल में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया अफगानिस्तान को जीतने का। रूस ने भी पहले तो प्रयास किया, ब्रिटिश ने 3 बार प्रयास किए, पता है आपको ना? ब्रिटिश सरकार ने 3 बार प्रयास किए थे अफगानिस्तान को जीतने का। पहली बार 1839 में, फिर 1878 में, और फिर 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने 3 बार अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की है। जान जाइए, इतिहास में आपको पढ़ना है। कब कब? 1839, 1878 और 1919। इसका मतलब एंग्लो अफगान युद्ध कितनी बार हुआ? 3 बार। एंग्लो माने अंग्रेज, अंग्रेज और अफगानियों के बीच कितनी बार युद्ध हुआ? 3 बार। पहली बार बिल्कुल खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, दूसरी बार उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया, और तीसरी बार कंप्लीटली अफगानिस्तान को आज़ाद करके आना पड़ा। मतलब अफगानिस्तान पर कभी अंग्रेजों ने कब्जा कोशिश किया, पर कभी कब्जा नहीं हुआ। छोटा सा देश है अफगानिस्तान, छोटे छोटे हथियारों से भगा दिया मार के अंग्रेजों को। और रूस ने भी फिर बाद में कोल्ड वॉर के दौरान, आपने सुना होगा, लगातार 10 साल तक रूस ने भी 1978 से लेकर 1988 तक लगातार अफगानिस्तान में उसकी सेना रही, लेकिन वापस आना पड़ा। और फिर आपको पता है कि जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड टावर अमेरिका पे हमला हुआ ना जी, आतंकवादी हमला, लादेन जिसमें शामिल थे, तो वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ तो अमेरिका खुद अफगानिस्तान में कितने साल रहा? 19 साल रहा। नहीं, 2001 से लेकर 2019-2020 तक अफगानिस्तान में रहा। ये बाइडेन आया तब अपनी सेना वापस बुला लिए, तो पूरा अमेरिका उतने साल रहा, फिर खाली हाथ वापस आना पड़ा। अफगानिस्तान में जो भी गया खाली हाथ वापस आना पड़ा, अपना पैसा गंवाकर, जान गंवाकर वापस आए। तो गुरु अफगानिस्तान को विजेताओं का क्या बोलते हैं? कब्रगाह। चलिए, इसी बहाने कुछ और जानकारी आपको मिल गया। नहीं, चलिए तो अब आइए, ये सभी पूछता है परीक्षा में डायरेक्ट। कितने अफगान युद्ध पूछेगा, रूस कोल्ड वार के दौरान कब से कब तक अफगानिस्तान में रहा, अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड टावर कब हमला हुआ था, और उसके बाद अफगानिस्तान में कब तक रहा, किस तारीख को घोषणा हुआ कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस आएगी। ये सब जनरल, इस किसी विषय की बात नहीं है। ये सब जो आपको नॉलेज दिया ना, ये किसी विषय में नहीं आता कि हिस्ट्री का पार्ट है या ज्योग्राफी का पार्ट नहीं। ये सब जनरल नॉलेज का पार्ट है जो कि आपको आना चाहिए। और इस तरीके से कहानी टाइप का पढ़िएगा ना इंटरेस्ट लेकर के, तो आपको फिर डेट याद करना। अब आप एंग्लो अफगान युद्ध रटे पड़े हैं, 1839 में एंग्लो अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब ऐसे करिएगा, अफगानिस्तान जो है वहाँ कोई आज तक उसको जीत नहीं पाया। और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ना, फिर क्या होगा कि वो कहानी आपके लिए हो जाएगा। अरे हाँ, अफगानिस्तान में 3 बार हो गया था, 1839 में, 1878 में, 1919 में तो उनको वापस ही आना पड़ा। और फिर बाद में रूस भी प्रयास किया, 10 साल रहा वहाँ, फिर बाद में अमेरिका में। तो इस सब ऐसे पढ़िएगा ना बातचीत के दौरान, तो फिर कभी आपको बताइए मेहनत पड़ेगा, कभी नहीं। कितना ईजी है पढ़ना। अब देखिए, इसके बीच में भी एक पठार है, इसका नाम है प्लेट्यू ऑफ पोतवार। हम आपको तरीका बता रहे हैं पढ़ने का। प्लेट्यू ऑफ पोतवार, इसको बोलते हैं पोतवार का पठार। पोतवार का पठार पूछा जाए किसके बीच में है, तो कुनलुन और हिंदू कुश सुलेमान किरथर के बीच, अफगानिस्तान पाकिस्तान में। और यहाँ पर भी एक पहाड़ है म्यांमार में भी एक पहाड़ है, कल मैंने बताया था। इसका नाम है अराकान योमा। अराकान
योमा, अराकान योमा पर्वत कहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? म्यांमार में। ये कल तक हो चुका था, ये मैं पिछले क्लास में कराया था, यहाँ तक, यहीं तक हुआ था ना, अरे पिछले क्लास में यहीं तक हुआ था ना, याद कर लीजिए। अराकान योमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार में। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, याद रखिए। और म्यांमार की पुरानी राजधानी कहाँ थी? म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून। रंगून अब कहाँ है राजधानी? नैपिटो। म्यांमार की पुरानी राजधानी, म्यांमार की, रंगून का नाम सुना है ना? रंगून सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना। रंगून में ही बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था। अंतिम राजा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, उनकी पत्नी के साथ। पत्नी थी जीनत महल। जीनत, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी कौन थी? जीनत महल। दोनों को भेज दिया रंगून, और वहीं पर उनका डेथ हो गया, वहीं दफना दिया गया। इतने बड़े साम्राज्य के मालिक, अपने साम्राज्य में 2 गज जमीन नहीं मिला। ये खुद जफर लिखते हैं कि बदनसीब जफर, 2 गज जमीन न मिला कुएयार में, अपने घर में 2 गज जमीन नसीब भी नहीं हुआ। ये बात खुद जफर ने स्वीकारा। हालांकि बहादुर आदमी थे और अंग्रेजों का उन्होंने साथ नहीं दिया, सिपाहियों का साथ दिया। आपको पता होगा 57 की क्रांति में उन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं दिया। इसी का नतीजा निकला, दोनों बेटों का सर कलम कर दिया गया, दोनों बेटों का सर उनके सामने काट दिया गया और निर्वासित कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। आगे आइए नेक्स्ट। सारे मुगल अच्छे नहीं थे, सारे मुगल अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ मुगल अच्छे भी थे। चलिए आगे आइए। और राजतंत्र कहीं भी अच्छा नहीं होता, ये आप मानते हैं ना? लोकतंत्र से बढ़िया कोई शासन नहीं होता। जनता का जो शासन होता है ना, उससे बढ़िया कोई शासन नहीं है। अब देखिए यहां से एक पहाड़ और आया, ये दोनों पहाड़ ईरान में है। इसका नाम है एलबुर्ज। इसका नाम क्या है? एलबुर्ज। एलबुर्ज पर्वत, ये भी ईरान में है। इसका नाम है जैग्रोस। जैग्रोस, जैग्रोस पर्वत, ये दोनों ईरान में है विद्यार्थी जी। ये भी ईरान में और ये भी ईरान में। ईरान का पुराना नाम जानते हैं आप क्या था? फारस। ईरान का पुराना नाम अंग्रेजी में पर्सिया। अंग्रेजी में क्या बोलते थे ईरान को? बोलो, बोलना नया पुराना का मतलब नहीं है, सभी लोग नए हैं। 2 दिन पहले तो क्लास शुरू हुई है, ये सारे लोग न्यू हैं, कोई पुराना कोई नया नहीं है, सबको बोलना है। ईरान का पुराना नाम फारस। फारस को अंग्रेजी में क्या बोलते थे? बोलो, पर्सिया। अंग्रेजी से इतनी नफरत क्यों है? फारस को अंग्रेजी में क्या बोलते थे? पर्सिया। फारसी भाषा को पर्सियन लैंग्वेज कहते हैं। फारसी भाषा को क्या बोलते हैं जी? पर्सियन लैंग्वेज। ये जो पारसी धर्म है इंडिया में, इंडिया में वो धर्म है ना पारसी, वो मूलतः कहाँ के थे? ईरान के ही थे। वो ईरान से भारत आए। एक्चुअल में जो पारसी लोग थे, जब इस्लाम का उदय हुआ, ईरान तक इस्लाम पहुंचा, तो सारे पारसी भाग के कहाँ गए? भारत। और यहाँ भी और खत्म हो रहे हैं। पारसी की जनसंख्या लगातार घट रहा है। पता है आपको भारत में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म का है? बोलो, अरे बोलोगे तो याद रहेगा। शर्माना किस बात का है? बोलो सब लोग, बोलो। सबसे कम जनसंख्या किस धर्म का? पारसी। और पारसी के लिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार इनाम दे रही है, अवार्ड चला रही है, उनके लिए खूब प्रोत्साहन दे रही है। पारसी की जनसंख्या कम होने का सबसे बड़ा कारण कि अधिकांश पारसी विवाह नहीं करते, और बहुत सारे पारसी अगर विवाह करते भी हैं तो 40 साल के बाद विवाह करते हैं। 40, 42, 45 ऐसे विवाह करते हैं। ऐसा इसका कारण ये नहीं है कि कोई धर्म का कारण है। एक्चुअली सभी सारे लोग अमीर फैमिली से हैं, रिचेस्ट फैमिली से हैं, सब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि लोग बिजी रहते हैं अपने काम में, वर्क में, तो विवाह उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए शादी करना कोई बड़ा काम, शादी एक छोटा सा हिस्सा है जीवन का। और वंश चलाना ये सब भी उनके यहाँ परंपरा नहीं है कि अगला मेरा बेटा या बेटी, ऐसा कुछ नहीं उनके यहाँ। इस वजह से उनके यहाँ शादी उदी बाद में। हमारे यहाँ हिंदू या इस्लाम या इस सब में तो आप 20-22 साल के होंगे, आपके माता पिता के आप पर दबाव आने लगेगा और कहेंगे कि अब मम्मी तुम्हारी बीमार, लड़का है तो बोलेंगे कि मम्मी बीमार रहती हैं, घर में एक बहू ला दो बेटा, ताकि घर में एक परमानेंट नौकर आ जाए, घर की पूरी काम करे, है ना? तो वैसे नहीं बोलते, तो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि अब शादी के बाद भी पढ़ता है। लड़की को क्या बोलते हैं? देखो अच्छा लड़का मिला है, घर परिवार अच्छा है। वो लोग बोल रहे हैं कि लड़की, आपकी बेटी को हम पढ़ाएंगे, और वो लोग भी तैयार हैं शादी के लिए। वो लोग अच्छे लोग हैं, पढ़ाएंगे तुमको वहाँ भी। अब कहाँ पढ़ाएंगे? ससुराल में 1 साल तक पढ़ाई का माहौल रहता है, और कमेंट आना शुरू हो जाता है सास से, ननद से, हर जगह से कि भैया कि
अयोध्या से आई है ना, दिन रात पढ़ाई के नाम पे बैठी रहती है, काम नहीं करती है, फिर आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इतना ताना मारा जाएगा कि अंत में आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। सच यही है, वो खाली कह के फुसला के आपसे विवाह का विवाह करा दिया जाता है लड़कियों को, कि अरे वहाँ भी अच्छे परिवार हैं, पर कोई अच्छा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। देखिए परिवार अच्छा मिलना होता तो ऐसे ही मिल जाता है, वो खोज के नहीं मिलता। हमने देखा है कि परिवार अच्छा हो या ना हो, उसने कह दिया भैया कि नहीं हमें अपनी बीवी को या अपने बहू को हमको पढ़ाना है, तो पढ़ाते हैं। हमने कई लोग, हम तो यहाँ पर कई लोग को देखा, कल ही एक व्यक्ति आए थे गोपालगंज से, पूरा डेडिकेटेड थे, सर जितना पैसा खर्च हो इनको जो भी पढ़ना हो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सबको बदनाम कर देंगे यार कि नहीं शादी के बाद ससुराल को लोग टॉर्चर ही करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये होता है, क्या क्या 40 के बाद विवाह करते हैं लोग। अब पारसी के लिए योजना सरकार चलाई है, जियो पारसी, लिख लीजिए, याद रखिए योजना का नाम जियो पारसी योजना। उस योजना का नाम मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री थे तो चलाया था जियो पारसी योजना, और फेज 1 और फेज 2 मोदी जी चलाए हैं। मैंने उनकी जनसंख्या अभी भी कम हो रहा है, कितना भी योजना चलाने के बाद भी बढ़ नहीं रहा है। हाँ, फेज 1 मनमोहन सिंह और फेज 2 नरेंद्र मोदी के समय चला। चलिए, तो भैया एलबुर्ज जैग्रोस पर्वत का ईरान के बारे में थोड़ा बता दिया आपको। मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वो कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। इन दोनों पहाड़ों के बीच भी क्या है? प्लेट्यू ऑफ ईरान, प्लेट्यू ऑफ ईरान, ईरान का पठार, ईरान का पठार। कुछ कुछ एक्स्ट्रा बात आप लोग को बता रहा हूँ, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा लग रहा है ना? चलिए अब आइए, अब देखो तुम ध्यान से अगर मैप में जाओगे ना, अगर आप मैप में जाइए तो ऐसे जैसे मैं बनाया वैसे ही मिलेगा। यहाँ मिलेगा इंडिया, तो यहाँ मिलेगा म्यांमार। क्या मिलेगा यहाँ? म्यांमार। देखो यहाँ ध्यान से, थोड़ा मेरे हाथ के पास देखो, म्यांमार। उसके बाद मिलेगा इंडिया, इंडिया, इंडिया के यहाँ पर भूटान, यहाँ पर भूटान, यहाँ नेपाल, ये सिक्किम है। ये वाला जो है क्या है? सिक्किम, ये भूटान, आई नेपाल। जस्ट इसके ऊपर आएगा तो तिब्बत। क्या मिलेगा? तिब्बत। आई पूरा इलाका क्या है? चीन। समझ में आ रहा है बात? अरे देखो मैपिंग तो लोग कहते हैं मैपिंग करना है सर, कैसे करें? देखो म्यांमार, उसके बगल में इंडिया, इंडिया के जस्ट एक कोने पर भूटान, इधर नेपाल, नेपाल भूटान के बीच में कौन? सिक्किम। और जस्ट इसके ऊपर आएंगे तो तिब्बत, यहाँ चीन, यहाँ आएंगे तो इंडिया के जस्ट बगल में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट बगल में अफगानिस्तान। इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, और उसके बाद ईरान। मैप में भी जाइएगा इसी मिलेगा, ईरान। ईरान के इधर आइएगा तुर्की, ईरान के इस साइड आएंगे तो क्या मिलेगा? तुर्की। ईरान के इस साइड क्या मिलेगा? तुर्की, जिसका नाम बदल गया अब तुर्की हो गया। तुर्की का नाम बदल क्या कर दिया? अब तुर्की है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं रोसफ तैयब एर्दोगन, रोसफ तैयब एर्दोगन वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। हाँ, अभी आए हुए थे G20 समिट में, खूब उनका वीडियो वायरल हो रहा था, चप्पल या जूता बदल रहे थे अपनी वाइफ के साथ खूब। हालांकि तुर्की हमारा दोस्त है, लेकिन वो हमारा फेवर नहीं करता है, ज़्यादातर फेवर वो पाकिस्तान को करता है। पूरे इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं ना, उनमें अकेला तुर्की है जो खुल के पाकिस्तान का समर्थन करता है। बाकी न तो सऊदी अरब, न UAE, कोई ऐसा, बहरीन, कोई ऐसा देश पश्चिम में नहीं है जो पाकिस्तान को फेवर करता हो। अकेला तुर्की है जो पाकिस्तान को फेवर करता है, अकेला। पता नहीं उसको क्या दिक्कत है इंडिया से। हालांकि तुर्की में जब चला था खिलाफत आंदोलन, तो इंडिया पहला देश था पूरे दुनिया में जो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए, तुर्की के खलीफा जो उस जमाने में पूरे दुनिया के इस्लाम का धर्मगुरु था, तुर्की के खलीफा जो पूरे दुनिया के इस्लाम का धर्मगुरु था, उसके पोस्ट को ख़त्म कर रहा था अंग्रेज, उसको बचाने के लिए तुर्की में चला खिलाफत आंदोलन। इंडिया में भी उसके सपोर्ट के लिए क्या चला? खिलाफत आंदोलन। फिर भी, और वो भी कौन? वो भी जब खिलाफत आंदोलन को, तो जी क्यों करता है तुर्की सपोर्ट, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। वो भी जब खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट महात्मा गांधी ने किया, कांग्रेस ने किया, तब मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अकेले सबसे बड़ा, पाकिस्तान बनने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेवार जिन्ना थे, और भी फैक्टर जिम्मेवार था, पर जिन्ना ज़्यादा जिम्मेवार थे। वो जिन्ना गांधी जी को चेताए थे कि आप खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट मत कीजिए। गांधी जी बोला क्यों नहीं करें? आप मुसलमान हो गए, हम तो इस्लामिक आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं जी, फिर मुसलमान हो गए, आप क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं? तब गांधी जी को जिन्ना ने कहा था कि सांप्रदायिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन है, इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, प्लीज
खिलाफत का सपोर्ट मत कीजिए। वही जिन्ना पाकिस्तान बनवाए और उसी पाकिस्तान के फेवर में तुर्की रहता है। पता नहीं, समझ नहीं आता क्यों ऐसा करता है। नहीं करना चाहिए उसे। सब लोग जब आ रहा है भारत के फेवर में तो आप भी आइए। और पाकिस्तान से कम मुसलमान भारत में है क्या? क्यों जी, कम है क्या? हमारे यहाँ ज़्यादा है। पाकिस्तान ज़्यादा दम ना भरे, है ना जी। तो कहने का मतलब यह है कि सभी लोग अब धीरे धीरे भारत, क्योंकि भारत एक बड़ा जनसंख्या वाला देश है, उभरती अर्थव्यवस्था है, इसके यहाँ नए नए टेक्नोलॉजी के चांद पे चले गए हम। अब सूरज के अवलोकन के लिए भेज दिए, तो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो आज दुनिया में कोई धर्म वर्म नहीं देखता, सभी देखता है कि भैया कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ किससे जुड़ने से होगा, हमारा सबसे बड़ा बाजार कौन है। आजकल क्या देखता है आदमी, सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, तो वहाँ जुड़ता है लोग। तो भारत से लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, हमें नहीं कहते आप जहाँ सपोर्ट करना, पर भारत को भी करिए। यहाँ इधर तुर्की, ईरान के तुम इधर आओगे ना तो क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा? तुर्की। और नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? इराक। क्या मिलेगा? ध्यान देना, जब मैप में जाके आज ही देखना, ईरान के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा, बोलो? यहां मिलेगा गुरु इराक। इराक। और यहां मिलेगा कौन? तुर्की। तो एक पहाड़ तुर्की में निकला, इसका नाम है पोंटिक पर्वत। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पोंटिक पर्वत कहाँ है। अब तो तुर्की मत बोलिए, अब तुर्की हो गया। अब क्या हो गया? पोंटिक और टॉरस पर्वत। अब तो तुर्की हो गया भाई। भाई पोंटिक और टॉरस, पोंटिक पर्वत और टॉरस पर्वत। पोंटिक और टॉरस दोनों कहाँ है जी? तुर्की में। तुर्की में। इसके बीच में जो पठार है उसका नाम है अनातोलिया का पठार। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे आपको इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन से दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है ना, उससे भी मेंस में क्वेश्चन आता है। तो आइडिया आपको दे रहा हूँ कैसे कैसे हमारा रिलेशन बनता है। आजकल का रिलेशन कैसा है, पूछ सकता है एग्जाम में कि पुराना अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप क्या अंतर देखते हैं। तो पहले का अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसको देखकर होता था? कल्चर, रिलीजन। और आज का जो इंटरनेशनल रिलेशन है किससे होता है? इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी। आज का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अब पहले था कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। जैसे आप जानते पूरा इजराइल देश ही बन गया धर्म के नाम पर। पाकिस्तान का निर्माण भी पूरे धर्म के नाम पर हुआ। वो जमाना था, कल्चर धर्म को लेकर लोग रिश्ता बनाते थे। अब नहीं। अब इकोनॉमी कहाँ बेहतर है, बाजार कहाँ बेहतर है, टेक्नोलॉजी कहाँ बेहतर है, सुविधाएं कहाँ बेहतर है, हमारे नागरिक और बेहतर से बेहतर कैसे जी सकते हैं, उसके आधार पर रिश्ता बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है आजकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी का युग है आजकल, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना होगा आपने। यहाँ बैठे हैं, अब बैठे बैठे अपने दिल्ली वाला जो कमरा है उसको लॉक कर दिए, है ना। कैमरा से देख लिए कि मेरा बेटा कमरा से निकल रहा था, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फ्रिज खोल के छोड़ दिया था नहीं, और वो तो यहाँ से बैठे बैठे बटन दबाए, फ्रिज बंद हो गया, कमरा लॉक हो गया। आजकल जमाना क्या हो गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। चैट जीपीटी नाम सुना होगा आपने, सुना है ना? कहाँ है आप? इस दुनिया में है? नहीं सुने तो सुन लीजिए। चैट जीपीटी, सब काम खत्म। जितना भी क्या थक रहे हैं क्या आप उसको बोल रहा हूँ पीछे, थोड़ा सा थके हुए लग रहे हैं। एनर्जेटिक रहिए ना मेरी तरह, क्या दिक्कत है? देखते पूरा रात दिन पढ़ाता हूँ फिर भी एकदम एनर्जी में रहता हूँ। ऐसा लग रहा है मैं एनर्जी में हूँ, लग रहा है तब तो थोड़ा सा एनर्जी में रहिए। अधिकारी बनना है आपको इतना बेहतरीन तरीके से गाइड किया जा रहा है, तो अधिकारी बनना तो तय है आपका, मेहनत करिएगा तो। चैट जीपीटी की चर्चा करा तो कंप्यूटर साइंस वाले जितने लोग टेंशन में हैं। पहले लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे लगातार, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ज़्यादा होते थे, फिर बाद में ट्रेंड आया CS क्या ब्रांच मिलना चाहिए इंजीनियरिंग में, सब उसी चक्कर में CS मिलना चाहिए। CS में भीड़ बढ़ गया। अब CS वाला भी चिंता में है जब से चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी को बस बोल दीजिए काम, ये सब काम है, तो प्रोग्राम बना के दे दो, तो बना के आपको दे देगा, तो इंजीनियर काम खत्म। भाई इंजीनियर काम, जो हम लोग इंजीनियर बैठ के जो प्रोग्राम बनाता था कि हमको पहले क्या मेरा कंपनी है
मान लीजिए मिशन 50, हम एक इंजीनियर को बुला दिया, IITN को बोले कि तुमको इस कोचिंग के लिए ये चीज़ डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर। तो बैठ के बनाता था, 4 दिन में हमको डेवलप करके दे दिया, उसको हम 2 लाख रुपया दे दिए 4 दिन के अंदर, कमा के चला गया। लेकिन अब क्या है कि अब आदमी की जरूरत नहीं है, ChatGPT को लिख के दे देंगे, ये वाला काम करना है, वो करके दे देगा। अब CS वाले भी टेंशन में कि हम लोग का भी काम छीन लिया। 2-4 साल के बाद CS का काम, CS माने मैनुअल काम खत्म। यानी अगला स्टेप पे अब आपको काम करना होगा। जैसे ChatGPT क्यों डेवलप किया, उस टाइप का कुछ नया डेवलप कीजिए, तब रोजगार में रहिएगा, वरना बाहर जाइए। ये सारी चीजें याद रखिए। ChatGPT अभी आया है, अमेरिका ने लॉन्च किया है उसको, अमेरिकी कंपनी ने उसको लॉन्च किया है ChatGPT को। कौन किया है? ओपन एआई शायद लॉन्च किया है, एक बार मैं ध्यान नहीं, मुझे देख लीजिएगा, ठीक है। इस सब पर ध्यान रखिए थोड़ा। आजकल जो मेंस में क्वेश्चन आएगा ना, इस सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, इस सब पर आपको कड़ी निगाह रखनी होगी टेक्नोलॉजी के ऊपर। बोले सर कहाँ से आएगा ये निगाह? तो आप एक बार इंटरनेट का जमाना है, न्यूज चैनल है, उसका आप ध्यान रखिए। जब भी कोई नया चीज लॉन्च होता है बेहतर, तो उसको न्यूज में तो देते ही हैं वो। चलिए, अनातोलिया का पठार, बीच में कौन सा पठार है? अनातोलिया। अनातोलिया का पठार पूछा जाए कि अनातोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की में। नीचे में, ऊपर में ईरान के ऊपर में तुर्की, और नीचे में कौन? इराक। अच्छा, ईरान का पुराना नाम था फारस। इराक का पुराना नाम क्या था? ईरान का फारस। ईरान का पुराना नाम फारस। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। क्या नाम था? मेसोपोटामिया। ये भी याद कर लीजिएगा। ईरान का पुराना नाम फारस, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। याद रहेगा। अब देखिए, अब बहुत चले आप पहाड़ में, बहुत चले आप पठार में, बहुत चले पहाड़ में, बहुत चले पठार में, अब पहुंच गए कहाँ? हम सीधा आ गए कहाँ? भूमध्य सागर। और थक गए तो थोड़ा समुद्र में कूद के स्नान कर लेते हैं जी। इसके बाद जस्ट टर्की के इधर आइएगा तो क्या मिलेगा? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूम सागर। अंग्रेजी में दोनों सेम ही है, रूम सी या रूम सागर, रूम सागर भी कहते हैं। भूमध्य सागर का 2 नाम है, इसे आप रूम सागर भी कह सकते हैं। तो सर रूम क्यों बोलेंगे सर? रूम जैसा ही है, कमरा जैसा है। जैसे एक रूम से निकलने का एक दरवाजा होता है, आजकल तो हर कमरे से निकलने का 2 दरवाजा होता है। नया जमाने में जो घर बन रहा है, तो हर घर में क्या होता है? डबल डोर बनवा रहे हैं लोग निकलने के लिए। नहीं, हर कमरे में 2 दरवाजे होते हैं निकलने का। हो सकता है आपके घर में ना हो, ये बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर घरों में देखते हैं कि अब एक कमरे में क्या कर रहे हैं लोग? 2 दरवाजा बना रहे हैं। उसका बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट या कोई घटना, दुर्घटना होती है घर में, कोई आग उग लग गया एक तरफ, तो दूसरी तरफ से आप निकल सकते हैं। तो उसके लिए आदमी क्या करता है? 2 दरवाजा बनाता है। खिड़की भी वैसा बनाता है जिसमें कि बाहर आराम से उसको खोल के वापस जा सके बाहर आदमी। तो रूम सागर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इससे निकलने का बस एक ही दरवाजा था। ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? रूम सागर या भूमध्य सागर। और भूमध्य भी इस्लाम इसलिए पड़ा क्योंकि भूमध्य जमीन के बीच में है। अब देखिए, इससे निकलने का बस एक ही दरवाजा था। इस दरवाजे का नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या नाम उसका है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। आप सुनते होंगे ऐसा, या जिब्राल्टर जल संधि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। हिंदी में बोलते हैं जल संधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल संधि। जल माने पानी, और संधि माने जोड़ने वाला। अरे संधि माने जो 2 पानी को जोड़ दे, उसी को बोलते हैं जल संधि। तो एक तरफ भूमध्य सागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, महासागर, अटलांटिक महासागर का भी एक और नाम है अंध महासागर। अटलांटिक ओशियन का एक और नाम है अंध ओशियन, अंध महासागर। इसका मतलब जिब्राल्टर को जल संधि क्यों बोले? बताओ क्यों बोले? क्योंकि जिब्राल्टर क्या कर रहा है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है, 2 अलग अलग वाटर को जोड़ रहा है, इसलिए नाम पड़ गया जल संधि स्ट्रेट, है ना। और जल जिब्राल्टर के ऊपर में कौन है? स्पेन देश है। कौन सा देश है?
स्पेन, और नीचे में जो देश है उसका नाम है मोरक्को। यानी क्वेश्चन आ जाए कि जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको जोड़ता है? जोड़ता है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, और किसको अलग करता है? स्पेन को मोरक्को से। स्पेन यूरोप में है, ऊपर में जो महादेश उसका नाम क्या है? यूरोप। नीचे में जो महादेश अफ्रीका। यानी पूछा जाए कि स्पेन किस महादेश में है? यूरोप में। और मोरक्को किस महादेश में है? अफ्रीका में। स्पेन किस देश में है जी? यूरोप में। और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यानी अगर पूछा जाए आपसे यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर। अच्छा, तो इसकी मेडिटेरियन सी में आने का बस एक ही रास्ता था, जिब्राल्टर। बस एक रास्ता था, जिब्राल्टर। इसमें जाने का अब बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में। लोगों को आने जाने में क्या होती थी? बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि एक ही रास्ता था। इंडिया से लोगों को आना होता था तो पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के इसमें आके तब जाते थे। बहुत लंबी दूरी हो जाती थी। भाई अब इंडिया यहाँ पर है तो पूरा इंडिया से निकलिएगा आप, यहाँ पर कौन सा महादेश है? अफ्रीका। तो पूरा अफ्रीका का चक्कर काटिए। इधर से कोई रास्ता नहीं था, इधर से कोई रास्ता नहीं था जिससे कि हम भूमध्य सागर में जाएं। पूरा अफ्रीका महादेश का चक्कर लगाते हुए, वास्को डी गामा भी वैसे आया था भारत, पूरा चक्कर लगा के, है ना? तो बहुत दूरी पड़ता था। तो दूरी को कम करने के, ये तो नेचुरल था रास्ता, ये रास्ता नेचुरल था, लेकिन दूरी को कम करने के लिए एक आर्टिफिशियल रास्ता बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मैंने काट, एक कंट्री था मिस्र, अफ्रीका में एक देश है मिस्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इजिप्ट। इजिप्ट एक देश था अफ्रीका में, उसी देश को काट दिया गया। नीचे में है लाल सागर, यहाँ पर क्या था? लाल सागर, रेड सी। यहाँ पर क्या था गुरु? रेड सी। पता, ये जो मिस्र देश है इसको काट कर एक रास्ता बना दिया गया, और इस रास्ते को ही बोला गया स्वेज नहर। क्या बोला गया? सुना होगा आपने, स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। तो पूछा जाए आपसे कि स्वेज नहर आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? बोलो, आर्टिफिशियल है। किसको काट के बनाया गया? किसको काटा गया? इजिप्ट को काटा गया। ठीक है, इजिप्ट को काट के बनाया गया। क्लियर है? स्वेज नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है, पता है आपको? पूछा जाए स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। एक क्वेश्चन और आता है, स्वेज नहर के इस कॉर्नर पे एक बंदरगाह है और इस कॉर्नर पे भी एक बंदरगाह है। इसका नाम क्या है? ऊपर वाले का नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट, इसको व्हाइट पेन से लिखना पड़ेगा तब दिखाई देगा। पोर्ट सईद। और नीचे में जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? स्वेज बंदरगाह। ये क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर के दोनों कॉर्नर पे जो बंदरगाह है, तो स्वेज नहर के ऊपरी कॉर्नर पे जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पोर्ट सईद। और स्वेज नहर के निचला कॉर्नर पे जो बंदरगाह मतलब पोर्ट, जहाँ पानी के जहाज रुकता है, उसका नाम स्वेज। कैसे याद रहेगा? परीक्षा में ना भूलिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये वाला है पोर्ट सईद, कि है कि ई स्वेज है, तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए उपाय बता देता हूँ। सईद मतलब कोई राजा महाराजा का नाम रहता है, तो राजा हमेशा ऊपर रहेंगे, से याद रहेगा। ठीक है, तो पोर्ट सईद ऊपर और नीचे स्वेज। क्लियर है? और यहीं पर प्यारे विद्यार्थी, यहीं पर एक देश है इजराइल। अब जगह कम है और हम लोग को बनाना पड़ रहा है, छोड़िए कोई बात नहीं, मैपिंग इतने करेंगे बस लास्ट। अच्छा, एक चीज और है, एक बात देखो तुम्हें, बाद में इसको बनाना, पहले देखो कि जब स्वेज नहर बन गया, देखो यहाँ देखो, तो थोड़ा देखो फिर बाद में करना। जब यहाँ बन गया स्वेज नहर, तो मिस्र वाला ये पार्ट कट के अलग हो जाएगा। भाई स्वेज नहर जब बन गया तो ये वाला मिस्र का भाग ही कट के क्या हो गया? भाई मिस्र का ये वाला पार्ट जब नहर काट दिए तो मिस्र का एक हिस्सा कट गया ना जी। ये जो कट के अलग हुआ इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? सिनोए प्रायद्वीप। अंग्रेजी में बोलते हैं सिनोए पेनिनसुला। सिनोए पेनिनसुला अंग्रेजी में कर दीजिएगा, जगह कम है मेरे पास। सिनोए पेनिनसुला किसको बोले? मिस्र में जो स्वेज नहर के बनने से जो कट के अलग हुआ उसे बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप या सिनोए पेनिनसुला। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? और यहाँ पर जो बनाया ना, इसको पूरा नाम मत लिखिएगा, ये इजराइल देश है, ये गाजा पट्टी है।
ये कौन सा जगह है? इजराइल। यहाँ पर कौन सा देश है ये? इजराइल। यहाँ पर उसके बगल में क्या है? गाजा स्ट्रिप। जी का मतलब, अब वहाँ जी और आई लिख दीजिए, लेकिन आई का मतलब बगल से बगल में लिख दीजिएगा। आई का मतलब इजराइल, इजराइल, और जी का मतलब गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी, गाजा पट्टी। बस इतने करना है। बना रहे हैं सब? कुछ ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और गाजा पट्टी, आपने सुना होगा हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चलता है इसी गाजा स्ट्रिप को लेकर। अगर आपसे कभी पूछे कि गाजा पट्टी कहाँ है, कौन सागर में है, ऑप्शन दे रहे हैं, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। कहाँ है गाजा पट्टी? भूमध्य सागर में है। भाई ऊपर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए मैं चर्चा कर दिया। कई बार एग्जाम में मुझे खुद मिला है, गाजा पट्टी कहाँ है? कहाँ है? भूमध्य सागर में। क्लियर है? यहीं पर इजराइल है यहाँ पर। अब आगे कुछ बनाएंगे नहीं, समझा देते हैं खाली। हाँ, फिलिस्तीन में है। सुनिए, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी खुद बोलता है कि हम ना फिलिस्तीन में ना इजराइल में है, हम खुद स्वतंत्र देश हैं। वो हमास वहाँ है, कहता है कि हम देश हैं अलग। बड़ा मुश्किल है वहाँ। सुनिए, इजराइल के ऊपर आइएगा ना तो आपको एक मिलेगा देश जिसका नाम है सीरिया। अब बनाएंगे नहीं, टेंशन मत लो। कुछ लोग टेंशन में है कि पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। अब तुमको भाई आइडिया दे देता हूँ। ये इजराइल के ऊपर आओगे तो कौन सा देश है? सीरिया। अच्छा, कल मैंने नोट्स शेयर किया था, कल मैंने ही शेयर किया था नोट्स आप लोगों को। कल बैठ के दोपहर में नोट्स बना दिया, उसको पढ़ जाइएगा पूरा, प्रिंट आउट निकलवा के। ऐसे मत पढ़िएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, 20 पेज का होगा। उसको है कोचिंग से तो नोट्स मिल जाएगा, नोट्स तो मिलेगा यहाँ से, पूरा नोट्स मिलेगा। लेकिन नहीं बोलते पतला पतला मिलता है तो थोड़ा सा इंसान को सुकून लगता है, यार कुछ कुछ मिल रहा है। 2-2 पन्ना वाला भी, वो तो किताब मिलवे करेगा यहाँ से, हर विषय का आपको नोट्स वो तो मिलना ही है। मिलेगा, मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए नोट्स, कोचिंग का नोट्स, चाहे वो पटना का कोचिंग का नोट्स है, दिल्ली का कोचिंग का नोट्स है, लंदन का कोचिंग का नोट्स है, नोट्स इज नोट्स, टेक्स्ट बुक इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ना अनिवार्य है, पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना है तब नोट्स पढ़ना है। नोट्स कितना बढ़िया होगा, टेक्स्ट बुक से अच्छा नहीं होगा, चाहे किसी का भी नोट्स हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, मैं खुल के बोलने वाला इंसान हूँ। टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक इज टेक्स्ट बुक। उसका 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 कोई जोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है गुरु। मैं फिर बोल रहा हूं, नोट्स भी जरूरी है लेकिन टेक्स्ट बुक के बाद। समझ रहा है बात? हम कभी नहीं बोलते कि भाई कहीं सब छोड़ दो, केवल हमारे नोट्स को पढ़ो, हम पढ़ा रहे उसको पढ़ो। कभी सुना मुझसे? हमें कभी बोलता भी नहीं। जो रियल बात आपके लिए वो बताऊंगा, टेक्स्ट बुक। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, एक विषय के लिए कोई एक टेक्स्ट बुक। ये ना कि अब भारत के भूगोल में जितना नाम हमने लिया सब राइटर लेके आ गए। ऐसा थोड़ा ना कि हिमालय की लंबाई अगर 2500 किलोमीटर है तो उसको बना देंगे 2800 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कोई घटा देगा बढ़ा देगा। फंडामेंटल राइट अगर 6 है तो उसको 8 तो कोई कर नहीं देगा। कोई एक किताब, ध्यान रहे, एक 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 सब्जेक्ट का एक टेक्स्ट बुक। नहीं तो अगर कई टेक्स्ट बुक ले लेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एक किताब को बार बार, ये फॉर्मूला है। हो गया? इजराइल के ऊपर कौन सा देश है? सीरिया। सीरिया और इजराइल के बीच में एक पहाड़ी है, पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम जानते हैं क्या है? गोलन हाइट। क्या नाम है? गोलन हाइट। अंग्रेजी में भी नाम है वो, गोलन हाइट। लिख लो, गोलन हाइट। सीरिया और इजराइल के बीच में लिख लीजिए अलग से कहीं, यहां पर गोलन हाइट है। सीरिया और इजराइल के बीच में कौन सा पहाड़ है जी? गोलन हाइट। और आपको बता दें कि जो पूरा जितना देश आप देख रहे हैं, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, पता है आपको भाई? गोलन, गोलन, GOLAN, गोलन। अरे गोलन लिखना नहीं आ रहा है, गोलन, गोलन हाइट। इसमें कौन सा पड़ोसी देखने की जरूरत है? गोलन हाइट भाई। ये सीरिया, इजराइल, यही बगल में लेबनान है। सीरिया के, इजराइल के बगल में ही कौन सा देश है? लेबनान। लेबनान में एक हिजबुल्लाह संगठन है, पता है ना आपको?
लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला। क्वेश्चन कई बार आता है, हिजबुल्ला नाम का आतंकवादी संगठन कहाँ रहता है? लेबनान में। और गाजा पट्टी में हमास। ये सब परीक्षा में जीके है जी, ये सभी में सोचिए कि आतंकवादी संगठन का नाम पूछता है परीक्षा में। हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन कहाँ है? लेबनान में। और गाजा पट्टी में कौन सा आतंकवादी संगठन है? हमास। लिख लो, गाजा पट्टी में कौन है जी? हमास। गाजा पट्टी में हमास, हमास। और हमास अंग्रेजी में भी हमास नाम है। गाजा पट्टी में हमास। गाजा पट्टी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो जी लिखा है। अच्छा, तुम यही ढूंढ रही थी? देखो यहाँ बगल में जी लिखे हैं, इजराइल के बगल में, यही गाजा पट्टी है। हम एक साथ सभी को एक ही फोटो बनाने का मेरा मकसद क्या था कि आपको एक साथ सब देख लें, कहा किसके बगल में कौन, किसके बगल में कौन, और कोई मतलब नहीं था। इजराइल के ऊपर में सीरिया है, एस का मतलब सीरिया, बगल में यहाँ लिख देता हूँ, एस का मतलब सीरिया। और सीरिया इजराइल के बीच में कौन सा? गोलन हाइट। गोलन हाइट अच्छा, पहले इसको करिए ना, हम कर देंगे, वो कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं बेटर बात, आप लोग के लिए हो गया हम बेटर। सुनिए, हम एक चीज समझा रहे फिर उसको बना दे, टेंशन मत लो। सुनो, ये जो आप देख रहे हैं मिस्र का कटा हुआ भाग, सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, इजराइल, लेबनान में कौन सा संगठन है? हिजबुल्ला। और लिख लिए, लेबनान में कौन संगठन है जी? लेबनान में हिजबुल्ला। ये सब कर लीजिए, कोई किसी विषय में सब नहीं आता। अगर सोचेंगे कि कोई और मास्टर इसको पढ़ाएगा तब चक्कर में मत रहिए, ये किसी टॉपिक का भाग नहीं है, ये जनरल नॉलेज का भाग है। लेबनान में कौन संगठन है? हिजबुल्ला। और सीरिया में और गाजा पट्टी में हमास। सुनिए, गोलन हाइट सीरिया इजराइल के बीच में। सुनिए, तो फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप और ये पूरा सीरिया, ऊपर में टर्की भी, थोड़ा सा टर्की का हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। क्या बोलते हैं उसको? मिडिल ईस्ट। मिडिल मतलब मध्य का भाग, उसके पूरब का भाग। पूछा जाए कि इजराइल, गाजा पट्टी, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, यहीं बगल में जॉर्डन है, जॉर्डन, ये सभी देश किसमें आते हैं? बताओ। मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के देश, इनको क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट एशिया। अब इसको बना लिया आप लोग ना, इसको बना लिया ना, तो उनका बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेता हूँ और देख लेता हूँ मिस्र को अलग से बनाकर, ऐसा अलग से बना के बता दीजिए। स्वेज नहर है, इस सिनाई प्रायद्वीप है, सिनोए प्रायद्वीप यानी सिनोए पेनिनसुला, सिनोए पेनिनसुला। अच्छा, ज्योग्राफी अब आसान लग रहा है ना, मैपिंग भी आपको आसान लग रहा होगा। मैपिंग ऐसे ही करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा था ना, ऐसे ही मैपिंग करते हैं। अच्छा, भूगोल आसान नहीं लग रहा है? जो नए बच्चे हैं, आप हैं, आप समझ में आ रहा है सबको? चलिए, सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ पर कौन सा है जी? पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। यहाँ पर कौन सा है? स्वेज। और सुनो, इसके ऊपर में यहाँ पर एक देश है, इसका नाम क्या है? इजराइल। यहाँ पर है जॉर्डन। यहाँ पर कौन सा देश है? जॉर्डन। यहाँ पर है इजराइल। और यहाँ पर है फिलिस्तीन, कहिए या वेस्ट बैंक? ये क्या भैया? वेस्ट बैंक, या इसी को बोल सकते हैं फिलिस्तीन, इसी को बोल सकते हैं फिलिस्तीन। और यहीं पर है आपका यरूशलेम, उनकी राजधानी। फिलिस्तीन इजराइल दोनों की एक ही राजधानी है, कौन? यरूशलेम। वहां पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, फिलिस्तीन एक अलग देश है, इजराइल एक अलग देश है। हालांकि फिलिस्तीन को भी देश का मान्यता नहीं मिला है, फिलिस्तीन को पूरा देश का मान्यता भी नहीं मिला है। तो फिलिस्तीन इजराइल के बीच में जो राजधानी है यरूशलेम, कौन सा राजधानी है जी? यहाँ है यरूशलेम। तो यरूशलेम जो है ना, वहाँ पर 80% जो है वो इस्लाम धर्म का है, वहाँ लोग हैं। लेकिन इजराइल जबरदस्ती ताकत के दम पर वहाँ पर क्या किया है? यहूदियों का स्थल बना दिया है। मैंने इजराइल कहता है कि पूरा यरूशलेम हमारा है, लेकिन देखा जाए तो, कायदे से अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म का ही वो पूरा स्थल है। लेकिन वो जो है 80% इस्लामिस्ट है वहाँ, और
20% यहूदी हैं, लेकिन इजराइल अपने ताकत के दम पर सारे मुसलमानों को वहाँ से खदेड़ दिया है और इजराइल पूरा यरूशलेम पे कब्जा किया। इजराइल में मैं बता रहा हूँ कहानी क्या है। कहानी यह है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था बैथलेहम में। बैथलेहम जो कि इजराइल से करीब 10 किलोमीटर दक्षिण में है। इजराइल से 10-20 किलोमीटर दक्षिण में एक जगह है, इजराइल नहीं, यरूशलेम से 10 किलोमीटर नीचे एक प्लेस है बैथलेहम, वहीं जन्म हुआ था यीशु मसीह का। तो वहाँ से लोगों ने यीशु मसीह को भगा दिया, वहाँ के लोकल लोगों ने उनके परिवार को बहुत तंग किया। तो जो यीशु मसीह थे वो भाग के कहाँ चले आए, यरूशलेम चले आए और वहाँ आ गए। वहीं पर उनको फिर वहाँ भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, वहीं पर उनको लोग सूली पर टांग दिया, क्रॉस देखे होंगे आप, मार दिया उनको। फिर 40 दिन के बाद खुद जिंदा हो गए, फिर से यीशु मसीह जिंदा होके आ गए, चमत्कार हुआ है ना। तो वहाँ पर ईसाई धर्म का हो गया, यीशु मसीह आए थे इस कारण से, वहीं पर उनको सूली पर टांगा गया था यरूशलेम में, इसलिए यरूशलेम ईसाइयों का हो गया। मोहम्मद साहब जो थे, हजरत मोहम्मद साहब, वो मक्का में उनका जन्म हुआ, मदीना में उनका मृत्यु हुआ और मदीना से वो यात्रा करते हुए एक बार कहाँ आए थे, यरूशलेम आए थे। और वहाँ पर मक्का से इधर सऊदी अरब है, सऊदी अरब से यात्रा करके कहाँ पहुँचे, यरूशलेम। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा कि सारे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनको जो है भगवान के नाम या अल्लाह के नाम पर जो नमाज पढ़ना होगा वो किधर मुँह करके पढ़ेंगे, यरूशलेम की तरफ मुँह करके पढ़ेंगे। लेकिन बाद में लोगों ने नियम बदल दिया कि भैया नहीं, यरूशलेम की तरफ मुँह करके काहे पढ़ेंगे, हम मक्का की तरफ मुँह करके पढ़ेंगे। तो कई बार इस्लाम में फूट भी तो हुआ, इस्लाम में सिया सुन्नी कई प्रकार के फूट हुआ। तो कई लोग कहे भैया नहीं, हम यरूशलेम की तरफ हजरत मोहम्मद साहब बोले हैं तो बोले हैं, पर हम लोग पढ़ेंगे मक्का की तरफ मुँह करके, उनका जन्म वहीं हुआ था। तो यहाँ पर जहाँ पर आए थे मोहम्मद साहब, वहाँ पर एक मस्जिद बनाया गया है, उस मस्जिद का नाम है अल अक्सा मस्जिद। उस मस्जिद का नाम क्या है, अल अक्सा मस्जिद। वो कहाँ पर है, यरूशलेम में है। और वहाँ पर यहूदी ज़बरदस्ती है, यरूशलेम में यहूदी था नहीं, वो ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर फिलिस्तीन इस्लामिक देश, इजराइल यहूदी देश, ये दोनों का कब्जा है। तो दोनों का राजधानी कहाँ है जी, यरूशलेम। फिलिस्तीन की भी राजधानी यरूशलेम। कहानी समझ में आया, अरे कहानी समझे। और देखो यहीं पर है बगल में गाजा पट्टी, क्या है जी, जो बताया था मैंने, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी। और यहीं पर है लेबनान, और यहाँ पर है सीरिया। ऊपर में कौन सा देश है, सीरिया। यहीं पर था गोलन हाइट। तो ना रहा बात ना, यही तो था, यही तो बनाने बोल रहे थे आप। और जॉर्डन, सुनो, इजराइल के बीच में एक झील है, पता है आपको, जॉर्डन इजराइल के बाउंड्री पर एक झील है। इस झील का नाम क्या है, डेड सी। नाम सुना होगा आपने, मृत सागर। पूछा जाए कि मृत सागर कहाँ है, इजराइल और जॉर्डन के बाउंड्री पर। ठीक है, हम सभी नोट्स आपको भेजते जाएंगे डेली, कुछ ना कुछ आपके लिए। उसी ग्रुप में करंट अफेयर का भी कुछ मुझे मिलेगा, तुरंत आपको भेज देंगे। ठीक है, ग्रुप में हम अब हर दिन शेयर कर देंगे। जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन लेके ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको ग्रुप के में जो मटेरियल जाए उसका फ़ायदा आपको मिले। हम स्वयं आपको शेयर कर देंगे, जैसे कल शेयर किया था वैसे हर दिन शेयर कर देंगे। तो आप लोग जल्दी से ग्रुप में क्या हो जाइए, ऐड हो जाइए। चलिए, ये हो गया हमारा, समझ गए इतनी बात। चलिए, बहुत कुछ बढ़ा हम लोग का नॉलेज, नहीं बढ़ा कि नहीं, अच्छा कोई नहीं बनाया था, कोई बात नहीं। ये डिजिटल बोर्ड है, कुछ मिटता नहीं, बनाइए। डिजिटल बोर्ड का ही फायदा है कि मिटा दीजिए ना, उसके बाद भी आ जाता है। मिटाए तो नहीं है, फिर भी आ जाएगा, बैक वहाँ है, उससे आ जाता है। यहाँ डिजिटल हो गया है, देखिए कहीं चैट जीपीटी पढ़ाने न लगे, हम लोग का भी रोजगार खत्म हो जाएगा। नहीं, चैट जीपीटी आज आपको पढ़ाना है भारत का पर्वत, पढ़ा देगा, अखबार में बताना है। कौन सा पुराना वाला फोटो में, इसको उतारिए पहले, बस उतारने दीजिए कुछ लोगों। इस पेज को तो पढ़ना नहीं है, छत्तीसगढ़ का पढ़ के क्या करिएगा। सऊदी अरब में 8 समझौते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सऊदी अरब में 8 समझौते, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काम आएगा, प्रीलिम में भी काम आएगा। राज्य सरकार का काम ही जदयू की ताकत है, जदयू पार्टी का नाम आ गया,
नहीं पढ़ना है। अब कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना, समझ में आ रहा है बात? पार्टी पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना। G20 सम्मेलन के उत्साह ने निफ्टी में अभूतपूर्व उछाल किया। अब निफ्टी एक शेयर मार्केट में शेयर बाजार है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। निफ्टी और सेंसेक्स कितना बढ़ा कितना घटा कभी जीवन में परीक्षा में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। 1000 दरोगा को मिलेगा इंस्पेक्टर का होता है, ये भी नहीं आपको पढ़ना। कितना दरोगा कितना इंस्पेक्टर बनी, कहाँ परीक्षा में आना है? सिपाही भर्ती, ये भी नहीं पढ़ना आपको। इस चैप्टर में कीर्तिमान वनडे में विराट कोहली के 13,000 रन पूरे पढ़ लीजिएगा, ये पीटी में काम आ जाएगा। 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को मिला? 12। कौन कौन, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आवारा कुत्तों के आतंक का मामला, ये नहीं पढ़ना आपको। समझ में आ रहा है क्या नहीं पढ़ना? अब क्लियर है? अब हर दिन नया न्यूज आएगा, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? जो नेशनल इशू के मैटर हो, कुछ प्रधानमंत्री मोदी या कुछ सरकार का डिसीजन आया हो, या फिर कोई हमारा किसी के साथ समझौता हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा पेज पटना का है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। पटना का बिल्कुल छोड़ दीजिए, तुम ये पटना के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए। अपने युवा इसमें देख लीजिएगा कुछ पॉइंट अगर मिले तो, पर मुझे नहीं लगता मिलेगा। अपना पटना ये बिल्कुल छोड़ देना है, अपना पटना को छोड़ देना है। अपना पटना इसे हटा दीजिए। अपना पटना, खाली तो अपना पटना दिया है इसमें हिंदुस्तान में। आइए, अपना आसपास भी नहीं, अपना बिहार, इसमें देखिए बिहार सरकार कोई योजना है, कोई उद्घाटन नीतीश कुमार ने कुछ नया कुछ बनाया है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी हाँ, ये इंपॉर्टेंट पेज है में एक सफल सम्मेलन के मायने, ये आपको IR में काम आएगा, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। ये पेज जो है ना संपादकीय, ये पेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी राशिफल वाला पेज है, राशिफल आपको नहीं देखना है ना। आप मेहनत करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, रूटीन से पढ़ेंगे, रूटीन से खाएंगे, अपने बॉडी को ठीक से रिलैक्स रखेंगे, जो योगा करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से तो नौकरी होगी, कोई भाग भविष्य नहीं होता। अब बिजनेस है ये, तो बिजनेस में आपको कोई सरकार का कोई डिसीजन है तो पढ़ना है, वरना बाजार नहीं पढ़ना आपको, शेयर बाजार में उछाल नहीं पढ़ना। ये आइए, कोहली और राहुल का कोलंबो में कमाल, कि कोलंबो में कमाल है, आपको क्या करना है ये देख लेना है, रिकॉर्ड जो बना है उसको देख लेना है खाली। भारतीय टेनिस खिलाड़ी एशियाड में तिरंगा ऊंचा करेंगी। टेनिस के एशियाड खेल में भारत में कौन नेतृत्व कर रहा है? होता है ना, इस दो होता है, किसी टूर्नामेंट के समापन समारोह, किसी टूर्नामेंट के समापन समारोह में झंडा कौन लेके जा रहा है, और जो उद्घाटन समारोह है उसमें झंडा लेके कौन जा रहा है, ये खिलाड़ी के नाम पूछता है। उद्घाटन समारोह जब मना कर दो, उद्घाटन समारोह जो है उसमें कौन झंडा लेके जा रहा है, और समापन समारोह में झंडा को लेके कौन जा रहा है, ये पढ़ना है। तो खेल में सब नहीं पढ़, लीग मैच नहीं पढ़ना, फाइनल मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, टोटल रिकॉर्ड रन, कितना विकेट, ये पढ़ लेना है बस। और इसके बाद आइए, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट, देश दुनिया वाला पेज ये पढ़ना है। इधर आइए, AI तंत्र आने वाली महामारी की जानकारी देगा। AI का मतलब ही बताया हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। अब देख रहे हो, रोबोट कर रहा था कोरोना महामारी में, कई अस्पताल में रोबोट दे रहा था दवाई। अब रोबोट को कोरोना क्या कर लेगा? मशीन है। अपने लोग कोरोना काल में अपनों की पहचान हो गई, कई लोग जान बचाने के डर से नहीं जा रहे थे नजदीक, एकदम नजदीकी, अपने भाई, अपनी बहन, अपने पिताजी, अपने माताजी, डर के बारे नहीं जा रहे थे। यहाँ तक कि डेड बॉडी जो कोरोना से मर रहे थे उनको अस्पताल वाले ले जाके कई जगहों पे जलाए, दफनाए, लेकिन उनका जो परिवार का आदमी था उनके पास नहीं गया। इसे पता चलता है कि सब धर्म कर्म रिश्ता नाता सब जो है खाली अपना जान सुरक्षित है तबे तक, अपना जान पे आता तो भागो अपना रिश्ता के, हम जिंदा रहेंगे तो समझ में आया। लीजिए, तो ऐसे पढ़ना अच्छा है, अखबार अच्छा है, ये समझ गए। एक बार पीछे आने आप बोल रहे थे, समझा दीजिए कहाँ से दिक्कत है बताइए। ये तुर्की में 2 पहाड़ है, एक पोंटिक दूसरा टॉरस, और इसके बीच में जो पठार है वह अनातोलिया का पठार। कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार, तुर्की में। इसके बाद आएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जिसको रूम सागर भी कहते हैं, उससे निकलने का पहले एक ही दरवाजा था, उसका नाम था जिब्राल्टर स्ट्रेट। और जिब्राल्टर के ऊपर में स्पेन है,
जिब्राल्टर वैसे एक द्वीप भी यहाँ पर है, जिब्राल्टर नाम से यहाँ पर एक आइलैंड भी है, जिब्राल्टर नाम का यहाँ पर एक आइलैंड भी, इसी नाम पर इसका नाम पड़ गया जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को ऊपर स्पेन, नीचे मोरक्को, एक इसको जोड़ रहा है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। मोरक्को अफ्रीका में, स्पेन यूरोप में, यानी जिब्राल्टर स्पेन को मोरक्को से तो अलग कर ही रहा है, अफ्रीका को यूरोप से भी अलग कर रहा है। पहले जाने जाने का एक रास्ता था, लेकिन बाद में मिस्र देश को काट कर एक दूसरा रास्ता ही बनाया गया। उस रास्ता को बोला गया स्वेज नहर। स्वेज नहर के ऊपरी कॉर्नर पर पोर्ट सईद बंदरगाह और निचले कॉर्नर पर क्या, स्वेज बंदरगाह। एकदम क्लियर है ना? बताइए, क्लियर हुआ ये टॉपिक पूरा? अरे टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? लेकिन एक मेरा आग्रह है कि तुरंत घर पे जाके इसको एक बार अपने से फिर ड्रॉ कीजिएगा। लाल सागर जस्ट स्वेज नहर के नीचे, स्वेज नहर के नीचे कौन सा सागर है? लाल सागर। जाइएगा घर पे तो किसी पड़ोसी को हॉस्टल में किसी को पकड़ लीजिएगा, अब बोले सुनो तुमको हम सिखाते हैं आज, उसको समझ में आए चाहे ना आए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप घर पे जाकर तुरंत, इन्हें कि कल परसों नहीं, अभी जाइएगा, खाना खाने से पहले एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिएगा फिर से, ठीक है ना? मैं तो कहूँगा कि व्हाइट बोर्ड एक ले लीजिए आप लोग, छोटा सा आता है मार्केट में, और एक स्केच पेन रखिए, उसी पे खूब प्रैक्टिस जो भी करना है करते रहिए। आपके घर में वैसा बोर्ड होना चाहिए। पेज कितना गंदा कीजिएगा? जब नींद आ रहा है आपको तो क्या करिए, बोर्ड के पास खड़े हो जाइए, खड़े होकर पढ़िए, ठीक है? ये वाला काम आप कर लीजिए। डेली आपको मैप देखना है, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप। मैप के लिए आप एटलस का एक किताब आता है, उसको ले लीजिए, आप ले लीजिए। इसका आता है इंसेम्बल पब्लिकेशन का आता है भारत, आप उस कई सारे हैं जिसमें आप ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हैं, आप ईटीके का भी एटलस आता है, कई सारा है, कॉस्मस पब्लिकेशन का भी आता है। तो कोई एक एटलस ले लीजिएगा वर्ल्ड इंडिया का, बढ़िया एटलस। सबसे बढ़िया हमको लगता है कि वो है इंसेम्बल वाला, अगर मिल जाए तो। इंसेम्बल पब्लिकेशन का क्या है ना कि उसमें अलग अलग महादेश के, अलग अलग देश के बारे में भी लिखा हुआ उसके अंदर, तो अच्छा है वो। इंसेम्बल पब्लिकेशन का अगर मिल जाए तो ले लीजिए, ना मिले तो ऑक्सफोर्ड का ले लीजिएगा, ठीक है? एटलस आज ले लीजिएगा। अच्छा, कैसा लग रहा है क्लास? एक बार फीडबैक ले लें आप लोगों से, क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? व्यक्तिगत रूप से ले लेता हूँ, ये पहले पुराने बच्चों से फिर नए बच्चों से। कैसा लग रहा है क्लास? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपका जी, कैसा लग रहा है क्लास? आपका क्लास आपको कैसा लग रहा है? जो बात है बताइएगा, अगर कुछ इसमें कमी है, कुछ और बताना हो आपको, सर मेरे लिए और ऐसे कर दीजिए। क्योंकि देखिए मैप कहेंगे कि सर ओरिजिनल वाला मैप निकालिए, तो उसमें इतना बढ़िया से मैप रहता भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, निकालने में टाइम लगेगा। एक मैप दिखाते दिखाते आधा घंटा चला जाएगा। क्लास 1.5 घंटे की है, तो मैप जब बना ही दे रहा हूँ तो क्या इसमें दिक्कत है? बाकी क्लास कैसा लगा, समझ में आ रहा है? अरे थोड़ा जोर से बोलो, अधिकारी की तरह कहा नहीं बोलते हो? मेंस इसमें नहीं आएगा, इस पे मेंस नहीं आएगा। हाँ जी, मेंस में इसका मैप बना सकते हैं कि भारत, और मैप बनाकर दिखा सकते हैं। वो नहीं आता है, मेंस में नहीं आता, वो यूपीएससी में आता है, बीपीएससी में नहीं। आपको जी समझ में आया क्लास? मतलब बहुत अच्छे से आया? चलिए, मैंने भूगोल आसान लग रहा है अब आपको? आपका? हाँ, थोड़ा सा तेज बोलो, लगे डीएसपी। कौन कौन बनना चाहता है डीएसपी यहाँ पर? गर्ल्स में हाथ उठाओ। गर्ल्स में कौन कौन डीएसपी बनना चाहता है? ट्रिपल स्टार वर्दी, बताओ जी, ऊपर तक हाथ उठाओ। एक आपस अकेले आप डीएसपी बनना चाहते हैं? अच्छा, एसडीएम कौन बनना चाहता है? एसडीएम वाले हाथ उठाओ। ठीक है, सभी बनना चाहते हैं। डीएसपी इधर से कौन बनना चाहता है? आप। वेरी गुड। चलिए, तो थोड़ा तेज बोलो, ऐसे थोड़ा ना है सर डीएसपी बनना चाहते हैं सर। एसडीएम धीरे बोलता है क्या? तेज बोलो थोड़ा। क्या? पर मैं है गोलन हाइट, ये जो बनाया गोलन, यहाँ तो बनाया ही इसी चित्र को, क्यों इसी चित्र को यहाँ तो इसी चित्र को यहाँ तो बनाया सीरिया। हाँ, तो ऊपर में सीरिया है, जस्ट इसके ऊपर गोलन हाइट है, इसके जस्ट ऊपर में सीरिया है। मैंने यहाँ भी तो ही कहा था, यहाँ पर सीरिया इजराइल के बीच में गोलन हाइट है, ठीक है ना? इस पूरे देश को क्या बोलते हैं? इजराइल। ये जो मैंने चित्र बनाया देखो बच्चा, इसको पूरा क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट। क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट। भूलोगे नहीं ना कभी? पूछा जाए गोलन हाइट कहाँ है? 2016 के आईएएस के एग्जाम में आया था। 16 का प्रीलिम का एग्जाम प्रीलिम का पेपर देखिएगा। 2016 में जो प्रीलिम एग्जाम हुआ था उसके पेपर को आप देखिएगा,
उसमें क्वेश्चन आया था गोलन हाइट कहाँ है, और ऑप्शन दिया था ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया, मिडिल ईस्ट। क्या आंसर होगा? मिडिल ईस्ट। इजराइल के जस्ट बगल में क्या है? वेस्ट बैंक, इसी को फिलिस्तीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिलिस्तीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक करेंगे। अब बायोलॉजी की क्लास होगी। कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं, और ग्रुप में जुड़ जाइए आप लोग जल्दी से, जो लोग एडमिशन नहीं है ग्रुप में जुड़ जाइए। हर दिन आज से हो सकता है कुछ करंट अफेयर भी आपके ग्रुप में हम शेयर करें। हर दिन कुछ ना कुछ करंट अफेयर के मैटर जो मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है। और 2-3 दिन के अंदर पूरे 1 साल का मैगजीन यहाँ से फ्री मिलने जा रहा है। ये सिर्फ क्लास के बच्चों को नहीं, पूरे पटना के बच्चों को फ्री में पूरे 1 साल का मैगजीन हम लोगों ने तैयार किया है। उसको आप यहाँ से ले लीजिएगा, है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब सॉफ्ट हार्ड दोनों कॉपी मिलेगा। आप लोग यहाँ आते हैं तो हार्ड कॉपी लीजिएगा, तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। 2-3 दिन के बाद मिलेगा, पर आज हम लोग कुछ धीरे धीरे आपको कुछ कुछ शेयर करेंगे ग्रुप में हम, ठीक है। जब आप लोग जुड़ जाइएगा तो बोलिएगा, जुड़ जाइएगा, बाद में आप लोग जुड़िएगा तो बोलिएगा दोबारा शेयर कर देंगे, फिर दोबारा कर देंगे। न पढ़ाए वो नहीं, कुछ आगे का पहले का भी कुछ है और कुछ नया भी है। भारत का सामान्य परिचय है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।